आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। तो सबको पता है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 32 तक है, लेकिन हम आज आपको पढ़ाएंगे 12 से 35 तक। इतना डीपली पढ़ाएंगे कि आप भूल ना पाओ और एग्जाम में मौलिक अधिकारों से कहीं भी कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। तो अगर मौलिक अधिकार आया है, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मौलिक अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, किस टाइप का अधिकार है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर अधिकार की बात करें तो 3 प्रकार के अधिकार होते हैं। 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जिसमें कि पहला हम लेते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, ठीक। उसके बाद में दूसरा हम लेते हैं मानव अधिकार। क्या है दूसरा? मानव अधिकार। अभी इन सभी को डीप करके बताता हूं कि ये मानव अधिकार और प्राकृतिक अधिकार क्या क्या है, ठीक। और एक आखिरी है जो तीसरा है, वो है विधिक अधिकार। अब इनके अंदर की बात कर ली जाए। यहां तक हो गया विधिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार में वे अधिकार जो प्रकृति द्वारा किसी जीव को जीव होने के नाते प्राप्त हैं। ये कोई इंसान हम लोगों को अधिकार नहीं प्रदान करता है, ये अधिकार प्रकृति हमें स्वयं प्रदान करती है कि वह हमारे सांस ले सकता है, उगते हुए सूर्य को देख सकता है। ये सब प्राकृतिक अधिकार में आते हैं। फिर उसके बाद जो हमने बताया मानव अधिकार। मानव अधिकार किसी देश के मानव को मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। ये कोई देश ही प्रदान करेगा तुमको। ये अधिकार यूनाइटेड नेशन चार्टर एक्ट 1948 के माध्यम से प्राप्त हैं, ठीक। अब आते हैं नंबर तीसरे में, विधिक अधिकार। यह अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा उसके नागरिकों को दिए जाते हैं। इन्हें संवैधानिक या संविधिक या फिर विधिक अधिकार कहते हैं। तो अब मूल अधिकार, मतदान करने का अधिकार, ये आते हैं विधिक अधिकार में। मूल मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है, ये क्वेश्चन अब बनता है। मूल या फिर मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कैसा अधिकार है? तो हम बताएंगे ये विधिक अधिकार है, क्योंकि ये हमें संविधान के द्वारा प्राप्त हैं। कहां से प्राप्त हैं? संविधान से प्राप्त हैं, ठीक। अब उसके बाद में आते हैं मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग किसने की? सर्वप्रथम मांग किसने की, ठीक है। लेकिन अगर हम देखना चाहें तो और भी थोड़ा देख सकते हैं कि विश्व मूल अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज कहां से प्राप्त हुआ। चलो हम पहले, अगर इतना अंदर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा और अंदर से पढ़ते हैं। तो विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन के सम्राट या फिर ब्रिटिश क्राउन भी कह सकते हैं हम, ब्रिटिश के सम्राट किंग सर जॉन, ठीक। इनके द्वारा हस्ताक्षरित, मतलब इनके द्वारा साइन किया हुआ, किनके द्वारा? किंग सर जॉन, जो कि थे ब्रिटिश क्राउन, इनके द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त हुआ था मूल अधिकारों का एक बंडल या फिर लिखित डायरी, जो भी कह सकते हैं आप। लिखित पहली बार, ये बात याद रखने वाली चीज है, जिसे मूल अधिकार या फिर मैग्ना कार्य, या फिर जिसे मैग्ना
कार्य के नाम से भी जाना जाता है और इसको महाधिकार पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधिकार पत्र, महाधिकार पत्र भी कहते हैं। भारत में मूल अधिकारों की मांग समय समय पर होती रही है। ठीक है, उस सबको भी देख लेते हैं। भारत में मूल अधिकारों की मांग कब कब हुई है? तो 1895 में आपने पढ़ा होगा कि संविधान की मांग भी सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में ही हुई थी। और किसने की थी मांग? ये बीजी तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी ने सर्वप्रथम 1895 में इन्होंने मांग की थी। और किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। देखो शायद से लाइट कलर हो जा रहे हैं तो वीडियो में साफ ना दिखे, इसलिए मैं ब्लैक कलर और सभी कलर लगभग यूज कर रहा हूं। स्वराज विधेयक के माध्यम से। ठीक, उसके बाद में दूसरी बार मांग किसने की? तो यही मांग 1925 में, 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा मांग की गई थी। इन्होंने मांग की थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से। उस बिल का नाम याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में फिर 1928 ईस्वी में फिर मांग हुई इसकी। तो इसकी मांग करी थी नेहरू जी के पिताजी ने। नाम क्या था उनका? सभी जानते हैं, मोतीलाल नेहरू। अब ये भी समझ गए होंगे कि 1928 में इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। तो जाहिर सी बात है नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने मांग की किसकी? मूल अधिकारों की। तो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने अपने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, अपने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की। ठीक, फिर 1928 के बाद में भी मांग हुई। मांग देखो ये रुकी नहीं है। बाद में आते 1931 ईस्वी में फिर मांग की गई। ये देखना, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो 1931 में, अब आपको पता होगा 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में जो मांग हुई थी, तो उसकी मांग की थी गांधी जी ने कि हमें मूल अधिकार चाहिए। ठीक, गांधी जी द्वारा 1931 ईस्वी में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में मूल अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने, अब तेज बहादुर सप्रू की अपनी एक समिति भी थी, सभी को पता होगा। तेज बहादुर, सॉरी एक मिनट, तेज बहादुर सप्रू, तो इन्होंने अपनी सप्रू समिति के माध्यम से, सप्रू समिति के माध्यम से मांग की, मूल अधिकारों की मांग की। तो इसको भी याद रख सकते हैं। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने सप्रू समिति के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की।
अब संविधान पढ़ रहे हैं, हम अपने देश के संविधान का पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार। तो एक एक पॉइंट देखते चलेंगे। संविधान सभा में मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहां से सब कुछ अब अपना देखेंगे। चलो एक और अंदर से पॉइंट लेते चलते हैं। तो मूल अधिकार, ये जो मूल अधिकार हैं किस भाग में है? तो ये है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। और ये प्रेरित कहां से है? हम तो देखो ये नहीं कहते हैं कि लिया गया है, हम अपने देश के संविधान को उधार का थैला नहीं बताने वाले हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये यूएसए से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? तो ये अगर कोई पूछता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार लिए नहीं गए, हमारे देश का संविधान उधार का थैला नहीं है, हमारे देश के मौलिक अधिकार यूएसए से प्रेरित हैं, मात्र यूएसए से प्रेरित हैं, लिए नहीं गए हैं। ठीक है। हाँ, तो अब इसके आगे बात करते हैं। तो संविधान सभा में जो मौलिक अधिकार समिति थी, संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग नोट करते चलना, वीडियो रोक सकते हैं बीच में नोट। तो संविधान सभा में मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। फिर अगर समिति थी तो इसकी एक उप समिति भी थी। सभी पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा कि जो संविधान सभा में मूल अधिकार की समिति थी उसमें एक उप समिति भी बनी थी। ठीक। तो उस उप समिति के भी एक अध्यक्ष थे, तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, जेपी कृपलानी जी भी थे उप समिति के अध्यक्ष। उप समिति के, देखो मैं इतना धीरे धीरे इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि अभी राइटिंग इतनी अच्छी बनती नहीं है, पहली बार ये पेन टैब यूज कर रहा हूं। उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक, जेबी कृपलानी। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि 12 से 35 क्यों लिखा है मैंने, हर जगह तो 14 से 32 तक होता है बस। लेकिन अगर हम मूलतः पढ़ते चले तो 12 से 35 तक है ये मूल अधिकार हमारे। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। तो अनुच्छेद 12, ये देखो मैं अनुच्छेद पूरे पूरे लिखूंगा, आप उनको नोट करते चलना। यहां पर दिया गया है राज्य शब्द की परिभाषा, आर्टिकल 12 में है, अनुच्छेद 12 में है राज्य शब्द की परिभाषा। और ये जो राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यह भाग 3 और भाग 4 के लिए उपयोगी है। क्या है? ये भाग 3, संविधान के भाग 3 और भाग 4 के लिए उपयोगी है। देखो हर जगह अलग अलग, देखो यहाँ पे पता है पूरे संविधान में 3 जगह है राज्य शब्द की परिभाषा। तो ये जो अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 12 वाली जो राज्य शब्द की परिभाषा है वह भाग 3 और भाग 4 के लिए उपयोगी मानी गई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि अब 3 जगह अभी मैंने बता दिया आपको कि 3 जगह और राज्य शब्द की परिभाषा है, तो वो भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। 12 ये हो गया, 36 फिर उसके बाद में है एक 152। ठीक, 12, 36, 152। इसकी तो अभी आपने देख ली राज्य शब्द की परिभाषा। अभी इसको डिफाइन करता हूं मैं 12 की।
और 36 में यही लिखा है कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है, वही अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द की परिभाषा है। मतलब 12 और 36 की राज्य शब्द की परिभाषा बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब राज्य शब्द की परिभाषा है क्या, वो भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द का अर्थ, सबसे पहला, 1 मिनट पेज थोड़ा ऊपर कर दूं। हाँ, तो इसमें आता है फर्स्ट पॉइंट, पहले राज्य शब्द में क्या आता है। ठीक, तो ये पहला नंबर, केंद्र या केंद्र सरकार। सबसे पहले केंद्र या केंद्र सरकार, ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक, उसके बाद में दूसरा नंबर आता है राज्य या राज्य सरकार। हर एक एक पॉइंट में डिफाइन करते चलूंगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य या राज्य सरकार, जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद पता है कि क्या आप नहीं समझ पाएंगे। और तीसरा आता है स्थानीय निकाय। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है, लोग सोचते हैं कि ये स्थानीय निकाय है क्या। ठीक, इसको भी बताता हूं अभी स्थानीय निकाय है क्या। फिर आता है लास्ट पॉइंट, ये है अन्य प्राधिकारी। ठीक, यहां भी लोग नहीं समझ पाते हैं कि अन्य प्राधिकारी में क्या है। ठीक, तो अब स्थानीय निकाय देखो, स्थानीय निकाय वो निकाय हैं जो कि स्थानीय स्थानीय शासन व्यवस्था, जैसे कि नगर पालिका, ये होती है शहरों में, शहर वाले समझ गए होंगे, उनके यहाँ नगर पालिका है। फिर उसके बाद आता है ग्राम पंचायत, ये होता है गांव में, इसके थ्रू बनते हैं प्रधान जी। ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें बनते हैं। ये सब स्थानीय निकाय हैं। ठीक है, अन्य प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। ठीक है, अन्य प्राधिकारी, अब देखते हैं किसको राज्य माना गया है, किसको नहीं माना गया है। तो निम्न को राज्य नहीं माना गया है। बीसीसीआई, यह इसे राज्य नहीं माना गया है। फिर प्राइवेट जो बैंक हैं, इनको भी राज्य नहीं माना गया है। प्राइवेट बैंक को भी राज्य नहीं माना गया। फिर ये जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, ये भी राज्य के दायरे में नहीं आती हैं, इन्हें भी राज्य नहीं माना गया है। और कोर्ट, न्यायालय, ठीक, इसको राज्य समय समय पर माना जाता है और समय समय पर नहीं माना जाता है। तो इस चीज को भी थोड़ा समझते हुए चलते हैं कि इसे कब राज्य माना गया है और कब राज्य नहीं माना गया है। न्यायालय जब कोई न्यायिक कार्य करता है, मतलब जब वो कोई न्याय दे रहा होता है, कोई जजमेंट सुना रहा होता है न्यायालय, तो वह अन्य न्यायिक प्राधिकारी नहीं माना गया है। समझ गए, अन्य न्यायिक प्राधिकारी नहीं माना गया है, तो राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि प्रशासनिक कार्यों में राज्य के अंतर्गत माना गया है। जब कोई प्रशासनिक कार्य को लेकर न्यायालय कार्य करता है, जैसे कि वहां पे जो फाइलें रखी जाती हैं, ये सब वगैरह जो काम होता है, तब उसे वो क्या बोलते हैं, अन्य न्यायिक प्राधिकारी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एक नोट बना देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना तो समझ जाएंगे कि क्या है यहाँ पे न्यायिक कार्य। तो ये अन्य प्राधिकारी नहीं माना जाता। ठीक है, उसके बाद में जब ये प्रशासनिक कार्य करता है, प्रशासनिक कार्य, तो इसे अन्य प्राधिकारी माना गया है, तब ये राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक, तो अब देखते हैं अनुच्छेद 13, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। यहां पर दिया गया है न्यायिक
पुनर्विलोकन की शक्ति, अनुच्छेद 13 में बहुत कुछ दिया गया है, सिर्फ न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं। यहाँ पर न्यायालय की बात हुई, इस वजह से न्यायिक पुनर्विलोकन पहले तुमको बता दें। न्यायिक पुनर्विलोकन, अब ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है ये सिर्फ न्यायालय को प्राप्त होती है। अब ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है? अगर किसी कनिष्ठ न्यायालय द्वारा कोई जजमेंट सुनाया जाता है, अगर आपको वो पसंद नहीं आता है तो आप बड़ी अदालत में जाकर अर्जी डाल सकते हैं कि नहीं, मुझे वो न्याय पसंद नहीं है, मुझे दोबारा से न्याय चाहिए। जैसे किसी छोटी अदालत द्वारा कोई तुम्हें जज, कोई न्याय नहीं पसंद आता है तो आप बड़ी अदालत में जाकर इसकी अर्जी डाल सकते हैं। यही है तो न्यायिक पुनर्विलोकन। और न्यायिक पुनर्विलोकन छोटी अदालत से बड़ी अदालत में, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अप्रसन्न हैं तो आप जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। ठीक, अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ गए होंगे। तो एक बात यहाँ से ये भी समझ लीजिए कि ये जो है कोर्ट, छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट, हमेशा ये चीज है, छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट, ये नहीं कि छोटी कोर्ट से और भी छोटी कोर्ट। ठीक है, हाँ, तो कनिष्ठ न्यायालय से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? कोर्ट को प्राप्त है। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, और न्यायालय की बात हो रही है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट भी लेते चलते हैं। जो न्यायालय को है, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। हम कोर्ट को ही मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ये चीज नोट कर लेना, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच। और हाँ, एक चीज और भी कहते हैं इसी को, वो आप सोचिए जरा, शायद से आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी भी कहते हैं। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी हमेशा क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि मूल अधिकारों का सजग प्रहरी किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कोर्ट। किसे कहते हैं? कोर्ट को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी और मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच, सॉरी यहाँ पे कवच लिखना मैं भूल गया था, सुरक्षा कवच। लेकिन वैसे बोल में हर एक वर्ड दे रहा हूं, आप मेरी बातें सुनना। पहली बार एक तो ये वीडियो बना रहा हूं, इस वजह से थोड़ा और लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किसे कहा गया है? तो कोर्ट को कहा गया है। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी किसे कहा गया है? तो वो भी कोर्ट को कहा गया है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यहीं पर बात समझते चलते, आगे भी पढ़ाएंगे, आगे भी बताएंगे ये चीज कि क्यों कहा गया भाई। अगर कहा भी गया सुरक्षा कवच या फिर सजग प्रहरी, तो क्यों कहा गया? हमको ये भी तो पता होना चाहिए क्यों कहा गया। तो सबसे पहले, आपके मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, मूल अधिकारों का हनन, अगर तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वे 5-5 रिटें जारी करता है। ठीक, आपके मूल अधिकारों के हनन में हाई कोर्ट, सुनो, हाँ यहाँ पे बात आती है, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी क्यों कहा गया? तो मूल अधिकारों के हनन पर, मूल अधिकारों के हनन पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5-5 रिटें जारी कर सकता है। ठीक, जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 से, अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट 5-5 रिटें जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 226 से, अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट 5-5 रिटें जारी कर सकता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी।
कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और देखते चलते हैं। मूल अधिकारों से असंगत विधि, मतलब मूल अधिकारों से असंगत विधि अगर कोई बनाई जाती है, अगर कोई ऐसा नियम बनाया जाता है संविधान में जिसके के मूल अधिकारों का हनन हो, तो वह तत्काल रूप से शून्य मानी जाएगी। तो यहां पर एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि जो मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत विधि, विधि, अब चलो हम विधि भी बता देते हैं आप लोगों की, ये विधि है क्या। कुछ लोग सोच रहे हैं ये विधि क्या है। तो असंगत विधि तत्काल रूप से शून्य मानी जाएगी। ठीक है, इतना पहले बता देते हैं, आप लोग नोट कर लें। अगर मूल अधिकारों से असंगत विधि कोई बनाई जाती है तो वह तत्काल रूप से शून्य मानी जाएगी, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं, तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा। संगत विधि, ठीक है, असंगत विधि तत्काल रूप से शून्य मानी जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आते हैं हम विधि में। अब आप विधि का मतलब समझ लीजिए। तो जो कानून है वही विधि है। कानून में ये लिखा है, बोलते नहीं कानून के बहुत ज्ञाता हो, तो वही बस विधि के ज्ञाता होते हैं वो। कानून वही नियम है। ठीक, विधि और कानून, कानून और नियम सब एक ही चीज है। तुम्हारे घर में अगर सुबह चाय बनेगी तो वो एक नियम होगा, वो एक कानून भी होगा, वो एक विधि भी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं। ये अनुच्छेद 13 खत्म नहीं हुआ है। आप लोग सोच रहे हैं अनुच्छेद 13 खत्म हो गया है। तो अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की परिभाषा है। यहां से याद आ गया मुझको कि अनुच्छेद 13 में ही विधि शब्द की परिभाषा है, और आपको बता चुका हूं मैं कि विधि क्या है। ठीक, अनुच्छेद 13 विधि शब्द की परिभाषा। आप लोग नोट करते चलना, जो मैं बता रहा हूं आप लोग उसे नोट करते जरूर चलना, याद करने में आसानी रहेगी। विधि बताया ना मैंने, जो कि कानून है, इसी को कानून कहते हैं, इसी को नियम कहते हैं, इसी को विधि कहते हैं। ठीक, इसी को विधि भी कहते हैं। ठीक, अनुच्छेद 13। ठीक, उसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 13 के 1 में। अनुच्छेद 13 के 1 में, अनुच्छेद 13 के 1 में दिया गया है आच्छादन का सिद्धांत। क्या है, इसे अब नोट करते चलिएगा। ठीक है, मेरे साथ में आच्छादन का सिद्धांत, या फिर वीडियो आप पुश कर लेना और फिर उसके बाद में नोट करते चलना, क्योंकि अब यहाँ पे पॉइंट अच्छी अच्छी आ रही हैं। आच्छादन का सिद्धांत, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे तो लगता है 1-2 पार्ट में देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से जरूर पढ़ लेना। तो आच्छादन के सिद्धांत का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि 26 जनवरी 1950 के बाद बने किसी भी कानून या किसी भी विधि से फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसे तत्काल रूप से शून्य माना जाएगा। ठीक, यहां से आप समझ गए होंगे कि अगर 26 जनवरी, ठीक, 1950 के बाद, अब आपको पता है ये 26 जनवरी 1950 को ही संविधान अपना लागू हुआ था, ठीक है, के बाद अगर कोई भी ऐसी विधि बनती है जिससे कि मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो ये विधि तत्काल रूप से शून्य मानी जाएगी। तत्काल रूप से शून्य मानी जाएगी कि इसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा आपके मूल अधिकारों पे।
ठीक, यहाँ पर सब लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 13 का एक आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन के सिद्धांत का मतलब है 26 जनवरी के बाद बनी किसी भी विधि से अगर फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसे तत्काल रूप से शून्य माना जाएगा। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 13 के 2 में। ठीक, ये आपको थोड़ा बहुत मजेदार लगेगा ये अनुच्छेद आपको बहुत मजेदार लगेगा, थोड़ा नहीं, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 का जो 2 है, इसमें है पृथक्करण का सिद्धांत। क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत। मुझे पता नहीं कि इस कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं भी दिख रहा होगा वीडियो। अगर ना समझ में आ रहा हो तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक, पृथक्करण सिद्धांत है। यहाँ पर इजीली समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ डायग्राम ऐड कर लेता हूँ, ठीक। ये यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 26 जनवरी 1950 यहाँ पे आ गया बाद में, ठीक। अभी मैं समझा रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। पहले, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे ये बताया गया है अगर 26 जनवरी 1950 के पहले आप कोई भी अपराध करते हैं तो उसकी सजा आपको 26 जनवरी 1950 के पहले बने नियमों के अनुसार दी जाएगी। अगर आप 26 जनवरी 1950 के पहले कोई अपराध करते हैं तो 26 जनवरी 1950 के पहले बने नियमों के आधार पर तुम्हें सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 26 जनवरी 1950 के पहले कोई अपराध किया और उसके बाद में 2 दिन बाद आपका ये, हाँ, एक चीज समझते जल्दी एग्जाम्पल से। जैसे 24 जनवरी को आपने किसी से उधार में लोटा लिया और 26 जनवरी 1950 को ये नियम आ गया कि अगर किसी ने उधार का किसी का लोटा लिया हुआ है तो उसको अब जेल होगी, वो भी 10 सालों की। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आपको जो 24 जनवरी 1950 में ये प्रावधान होगा कि एक दिन की सजा है या फिर बिल्कुल सजा नहीं है, तो वही रहेगा। ये नहीं है कि अगर आज तुमने कोई अपराध किया, उस अपराध की कोई कल सजा बन जाती, कोई नियम उस अपराध की कल बन जाती, तो आपको उस सजा का वो सजा आपको नहीं मिलेगी। जिस समय आपने जो सजा की है उस समय उसी के नियम के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। अगर आपने यहाँ पे कोई काम किया 26 जनवरी 1950 के पहले, तो यहाँ पर जो अपराध का नियम पहले बना होगा, जो भी नियम होंगे, जो भी सजा होगी, वो तुमको यहीं के अनुसार दी जाएगी, चाहे फिर वो 1950 के बाद में हो या फिर 19 से पहले हो, ठीक है। तो ये बाद में भी अगर तुम्हारे अपराध का पता चलता है, अगर 1950 के बाद में भी, तो आपको सजा दी जाएगी, लेकिन नियम जो पहले लागू होंगे उन्हीं नियमों के अनुसार। और अगर बाद में कोई अपराध करते हो तो वो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई अपराध करते हो तो बाद वाले नियम के अनुसार सजा दी जाएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अनुच्छेद 13(2) हो गया। हम लोग आते हैं, अब चलो फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं कितने हैं, प्रारंभ में कितने थे, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 मतलब प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे वो कितने थे, पूछा जाता है क्वेश्चन में। हमेशा आ जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे। तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, 7। इनको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा अभी, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला, चलो पहले ट्रिक बताते हैं यार, जिससे कि आप लोगों को याद बना रहे। ट्रिक से याद करेंगे हम लोग अभी, ट्रिक से देखते हैं, ठीक। तो जिससे मैंने याद कर रखा है मैं तो कभी नहीं भूलता हूं। समस्त
शोध, समस्त शोध, संस्कृति। कौन कौन ये ट्रिक इस ट्रिक से याद कर रखा हुआ है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। तो ये जो पहला सम है इससे आता है समता या समानता का अधिकार। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना तो मुझे पता है। अब ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है सबको पता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसे ना पता हो। 14 से 18। ठीक, उसके बाद में इस्त से हम लेके आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, लास्ट में जो सूत्र लिखा है तो इससे हम लाते हैं स्वतंत्रता। भाई मुझे तो क्रम से याद करने में इसी से आसानी रही है, इस वजह से आप लोगों को भी बता दे रहा हूं। स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसका भी अनुच्छेद आप लोग बताएं जल्दी से कमेंट करके। तो ये है अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक, शोध, पहले सो देख लेते हैं। कौन सा सो भाई, यही पढ़ो, सो नहीं। तो सो से है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन सबको मैं एक एक करके समझाऊंगा, आप लोग परेशान ना हो, इनके अंदर भी बहुत कुछ है, मैं सब कुछ बताऊंगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, सब कुछ एक दिन में नहीं बता पाऊंगा, मुझे खुद लग रहा है, इतनी लंबी वीडियो भी जा रही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 23 से 24 में। ठीक, फिर आते हैं चौथा, ये जो धा दिया हुआ है तो इससे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बताओ भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है। तो ये है 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। ठीक, अब आते हैं संस्कृति से। तो यहां पर है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, नोट करते चलिएगा ये सब। शिक्षा का अधिकार ये है 29 से 30 में, अनुच्छेद 29 से 30 में। ठीक, अब ये देखते हैं जो कि मूल संविधान में था, अब इसको हटाया जा चुका है, इसलिए हम इसको रेड पेन से लिख देते हैं। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये था अनुच्छेद 31 में। ठीक, चलो आगे लिख देता हूं अनुच्छेद 31 में। और 19 एक चा में इसका था, इसका अनुच्छेद 1 चा में था स्वतंत्रता। यहाँ पे मौलिक मूल अधिकार में था संपत्ति का अधिकार, वहां पे स्वतंत्रता का अधिकार में था। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दी है। ठीक, ये चीज याद रखना। फिर नंबर 7वां, तो यहां पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। सब लोग वैसे नॉर्मली 32 तक ही बताते हैं, हम तुमको 33, 34, 35 भी बताएंगे, ठीक है। पेज चेंज कर लेता हूँ मैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रुक जाओ, बैक कर लेता हूँ जरा सा ना। ये देखिए कि संपत्ति का अधिकार और 19 में स्वतंत्रता का अधिकार था, ठीक है। इतना समझ में आया कि संपत्ति का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 31 में था, जिसको हटा दिया गया है। तो इसको हटाया कब गया है ये भी देख लिया जाए ना, कब हटाया गया। तो इसको 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, सबको पता होगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये हुआ था 19, आगे बताओ आगे बताओ, मैं नहीं लिख रहा, 78, ठीक 1978 ईस्वी में हुआ था। तो इसको फिर पता है क्या बता दिया गया 44वें संविधान संशोधन के बाद में, फिर इसको बताया क्या गया, अगर मूल अधिकारों से हटाया गया तो इसको कहा गया विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, ठीक, या फिर कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी से इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया या फिर बना दिया गया। तो ये सब चीजें नोट करते हुए चलना, ठीक है। और एक चीज देख लो, जो मूल संविधान में, मूल संविधान में हम लोगों ने देखा कि 7 फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार थे, ठीक। और एक चीज और देख लो, यहाँ पे मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो 7 फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ 7 स्वतंत्रताएं भी वर्णित थी। क्या थी? 7 स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताएं भी वर्णित थी। अब समझ गए होगे, 7 स्वतंत्रताएं और 7 मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक। इसको थोड़ा अच्छे से बताता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता है। जो मूल संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार थे। अभी आपने देखा 7, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटाकर बना दिया गया विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार। यहां पर आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो 7 मूल अधिकारों के साथ साथ 7 स्वतंत्रताएं भी वर्णित थी, लेकिन इसमें एक स्वतंत्रता भी हटा दी गई। हमने अभी आपको बताया था 19 यही हटाई गई, इसको भी कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक। ये जो स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित थी, ठीक है। तो इसको भी 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आगे चलते हैं अब। हाँ, अब ये देख लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, केवल भारतीयों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मौलिक अधिकार कौन से, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से है, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
एसएससी के एग्जाम में आया था ये, कि केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक, तो हम बता रहे हैं कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिसमें कि मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार, केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो पेपर में बाहर मूल अधिकारों से कहीं नहीं जाएगा। मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, पूरा का पूरा संविधान मैं पढ़ाऊंगा। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, आप लोग बस पढ़ते चलना मेरे साथ में। बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है आज। तो ये है आर्टिकल, बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। पहले तो अनुच्छेद 15, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। अभी ये सब पढ़ाएंगे आपको, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है। अनुच्छेद 16, फिर अनुच्छेद 19, फिर अनुच्छेद 29, फिर अनुच्छेद 30। ठीक, ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। ये मौलिक अधिकार केवल केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल 14। ये है, इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, यहाँ पर याद करने वाली चीज है बहुत। विधि के समक्ष समता, ठीक। ये तो सिर्फ एक पॉइंट है इसमें, 14 में जो दिया गया है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, उसके बाद में एक पॉइंट और भी है जिसके बिना ये आर्टिकल अधूरा है। विधियों का एक समान संरक्षण, विधियों का एक समान संरक्षण। बहुत बार क्वेश्चन यहां से बनकर आया है कि विधि के समक्ष समता कहां से प्रेरित है या कहां से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता ये है ब्रिटेन से, और विधियों का एक समान संरक्षण ये है यूएसए से। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अब यहाँ से बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को अच्छा भी लगने वाला है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के मेरे साथ, ठीक। तो इन दोनों को याद करिए। हाँ, अब अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15, यहाँ से हम कल शुरू करते हैं।